सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। बीए सेकेंड ईयर का हिंदी गद्य साहित्य 4th सेम CBLU यूनिवर्सिटी भिवानी। संपूर्ण वीडियो है, बहुत ही थोड़े समय में पूरे सिलेबस की रिवीजन करवाई जा रही है। जल्दी सी देख करके आप इस वीडियो को पूरे के पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो। ज़्यादा समय आपका बर्बाद न करके बात करते हैं। त्यागपत्र उपन्यास है, 1937 में इसका प्रकाशन हुआ, जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित है। समीक्षा पूछी जा सकती है तो समीक्षा में 6 मुख्य बिंदु होते हैं: कथानक, पात्र, चरित्र चित्रण, संवाद, उद्देश्य और वातावरण व भाषा शैली। सभी में यही 6 मुख्य पॉइंट होते हैं और इनके अंदर ही मैंने आपको बताया गया है इनके अंदर क्या लिख सकते हैं। कथानक बहुत ही संक्षिप्त है, जीवन की सार्थकता को लिए हुए है। मान, धन, प्रतिष्ठा होने के बाद भी जो कथानायक है प्रमोद, वो अपने जज के पद से त्याग पत्र दे देता है तो अपने नाम की सार्थकता सिद्ध करता है, क्योंकि उसकी बुआ मृणाल के साथ वो न्याय नहीं कर पाता है। उसके संघर्ष में जब वो अकेली संघर्ष कर रही थी, मानसिक पीड़ा से प्रताड़ित थी, पद पैसा होते हुए भी वो उसकी सहायता नहीं करता है। वो एक दिनहीन का जीवन बिता करके अंत में उसका स्वर्गवास हो जाता है। तो इस मानसिक पीड़ा से ग्रसित एक स्त्री के संघर्ष को इसमें दिखाया गया है। पात्र आप देख ही चुके हो, मृणाल और प्रमोद प्रमुख पात्र हैं, ये बाकी गौण पात्र हैं। संवाद शैली की बात करें तो बातचीत, सजीवता, सीधे संवाद है, रोचक उत्कृष्ट योजना है और संक्षिप्त संवादों का प्रयोग किया गया है। उद्देश्य की बात करें तो नारी जीवन की त्रासदी इसमें दी गई है, जीवन की सार्थकता समझ आ जाती है। पद, प्रतिष्ठा और पैसा होते हुए भी सहायता नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ इसमें दिखाई गई हैं। अंतर्द्वंद की स्थिति प्रमोद की होती है। प्रमोद का चरित्र चित्रण पूछा जाए तो वो अध्ययनशील है, भावुक है, चिंतनशील है, संवेदनशील है, अंतर्द्वंद है। इस प्रकार से आप पॉइंट बना करके इसको लिख सकते हैं। वातावरण है तो 40 वर्षों की कहानी इसमें दिखाई गई है। भारतीय समाज के बारे में दिखाया गया है। पतिव्रता धर्म, सामाजिक मर्यादाओं में किस प्रकार से रूढ़ियों में जकड़ा हुआ समाज है, एक स्त्री की किस प्रकार की स्थिति है, जीवंत उसमें दिखाया गया है। भाषा शैली की बात करें तो आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग है, सरल और पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग गया है। छोटे छोटे वाक्य हैं, तद्भव शब्दों का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। प्रतीकात्मक और मनोविश्लेषणात्मक शैली का प्रयोग है। अगर नारी पीड़ा की इसमें बात की गई है, मृणाल का अगर चरित्र चित्रण पूछा जाता है तो हम पवित्रता पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं। जीवन की सार्थकता उसे नहीं लगती है, पारिवारिक सहयोग भी नहीं मिलता है। सौंदर्यशील है, बचपन में चंचल है, संघर्षशील है, पूरा जीवन उसका संघर्ष में व्यतीत होता है। स्वाभिमानी है और प्रगतिवादी सोच की है, आगे बढ़ती रहती है। आगे बात करते हैं हम। नमक का दरोगा कहानी लगी हुई 4 कहानियाँ हैं यहाँ। नमक का दरोगा कहानी प्रेमचंद की है, 1914 में इसका प्रकाशन हुआ था। वही समीक्षा आ जाए तो यही 6 पात्रों के माध्यम से आप लिखोगे। इसमें प्रमुख पात्र वंशीधर है और पंडित अलोपोदीन की कहानी है। वंशीधर का अगर चरित्र चित्रण पूछ लिया जाए तो वो शिक्षित युवक है, कर्मठ है, ईमानदार है और चेक पोस्ट पर उसकी नमक के दरोगा के रूप में पोस्टिंग होती है, वहाँ अपनी ईमानदारी का परिचय देता है। आदर्शवादी है। कर जो अलोपोदीन है पंडित, वो कर चोरी में निपुण है, वाकपटु है, चलता पुर्जा है, पूरे समाज में उसकी चलती है, विवेकशील है, तभी वो ईमानदारी को, वंशीधर की ईमानदारी को समझ जाता है और अपने ही व्यापारी है, हमेशा अपने लाभ की सोचता है और अपने ही कारखाने में अंत में इसको नौकरी दे देता है। भाषा शैली की बात करें तो प्रभावमयी भाषा है, पात्रानुकूल है, चित्रात्मक है, प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग है, मुहावरे और लोकोक्तियों का खुल करके प्रयोग किया है। शब्द शक्ति भी अभिधा शब्द शक्ति है। शैली भी आत्मकथात्मक शैली न होने की बजाय विश्लेषणात्मक शैली है।
उद्देश्य अगर पूछ लिया जाए तो सद्वृत्ति इसमें दिखाई गई है, बुराई पर अच्छाई की विजय है, असत्य पर सत्य की विजय है, भ्रष्टाचार को दिखाया गया है, ईमानदारी को दिखाया गया है और आदर्शों उन्मुखी यथार्थवाद का परिचय इसमें प्रेमचंद का मिलता है। अगली कहानी है आकाशद्वीप, जयशंकर प्रसाद की रिवीजन वीडियो है, ये रिवीजन करवाया जा रहा है इसमें। आकाशद्वीप 1929 में भारतीय भंडार प्रकाशन से प्रकाशित है, जिसमें 19 कहानियाँ हैं। कथा वही समीक्षा पूछी जाती है। कथानक पात्र, देश, काल या वातावरण। कथानक मौलिकता को लिए हुए है, क्रमबद्धता है, विश्वसनीयता बनी हुई है, उत्सुकता बनी रहती है, इसके बाद क्या होगा, शिल्पगत नवीन प्रयोग किए गए हैं। पात्र 2 हैं प्रमुख, बुधगुप्त और चंपा, दोनों का प्रेम और अंतर्द्वंद दिखाई जाती है। अंत में प्रेम के ऊपर देश प्रेम हावी हो जाता है और चंपा जो है बुधगुप्त के प्रेम को ठुकरा करके द्वीप पर रहती है और वहाँ की देवी यानी देश सेवा के लिए वहाँ के लोगों का वर्णन करती है। वातावरण की बात करते हैं तो सजीव और प्राकृतिक वातावरण इसमें दिखाया गया है। समुद्र का जिक्र इसमें है, नाविक और जलदस्यु के बारे में बताया गया है। संवाद बहुत ही संक्षिप्त हैं। सोने दो इतने छोटे छोटे हैं, मुक्त होना चाहते हो। दीर्घ भी संवाद है, मेरे लिए सब मिट्टी भूमि है, ये बहुत बड़ा वाक्य है। उद्देश्य उद्देश्यपूर्ण रचना है, प्रेम और कर्तव्य की बात दिखाई गई है। बलिदान, त्याग और बलिदान की और देश प्रेम इसमें विजयी होता है। भाषा शैली प्रौढ़ है, परिमार्जित है, साहित्यिक भाषा का प्रयोग है, व्यवहारिक है, सरल और विभिन्न शैलियों का प्रयोग है। प्रेम पर कर्तव्य की विजय दिखाई गई है। कर्तव्य के लिए वह अपने प्रेम का, वह कौन है, चंपा। चंपा अपने प्रेम का बलिदान कर देती है। जलदाशु जो बुधगुप्त है वो स्वदेश लौट आता है। चंपा द्वीप के निवासियों की देवी बन जाती है। अंतर्द्वंद की स्थिति है और प्रेम और देश प्रेम इसमें दिखाया गया। अगली कहानी है पर्दा। पर्दा 1944 में लिखी गई है। यशपाल की कहानी है। तर्क और तूफान कहानी संग्रह से लिया गया है। वही समीक्षा पूछी जाती है तो कथानक, क्योंकि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहानी का उद्देश्य पूछा जा सकता है, समीक्षा पूछी जा सकती है, सारांश पूछा जा सकता है, तो सबको आप मिला करके इसका उत्तर दे सकते हो। कथानक बहुत ही सुगठित है, 4 पीढ़ियों का वर्णन है। पर्दा जो है इज्जत का प्रतीक है। पीर बख्श इसका मुख्य पात्र है। चौधरी पीर बख्श, बब्बर खां, पीर मोहम्मद, फजल कुर्बान चाचा है। पीर बख्श का इलाही बख्श जो है पिता है। समय, स्थान और परिवेश तीनों का बहुत ही अच्छा संतुलन इसमें किया गया है। शिक्षा के गिरते स्तर के बारे में बताया है, बढ़ती महंगाई के बारे में, गंदी बस्तियों के बारे में, बेरोजगारी के बारे में बताया है। संवाद योजना पात्रानुकूल है, प्रसंगाक अनुकूल है, नाटकीयता कहीं कहीं दिखाई देती है, गतिशीलता है और रोचक है। उद्देश्यपूर्ण कहानी है। झूठी मर्यादा के बोझ में पर्दा जो है उसका प्रतीक है। बेकारी, बेरोजगारी की समस्या है। बड़े बड़े परिवार हो गए हैं। खोखले सामाजिक सम्मान में पर्दे के पीछे की आर्थिक स्थिति पर्दे से छुपाई जाती है। बेरोजगारी और गरीबी का बेहतरीन वर्णन इसमें किया गया है। सरल, रोचक, पात्रानुकूल और कई बार करुण रस का इसमें प्रयोग हुआ है। उनकी आर्थिक स्थिति को देख करके मुहावरेदार भाषा है। वाक्य विन्यास बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। प्रसाद गुण इसमें दिया गया है। पीर बख्श का चरित्र चित्रण पूछा जाए तो ये पॉइंट आप उसमें डाल सकते हैं। खोखले सामाजिक सम्मान के प्रति मोह है। कर्जदार वो हैं, आर्थिक स्थिति संभाल नहीं पाता। ईमानदार है, पारिवारिक मर्यादाओं और बंधनों में जकड़ा हुआ है। पर्दे को सम्मान का प्रतीक मानता है, लेकिन अंत में सारी रूढ़िवादिता टूट जाती है। बब्बर अली खां का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। बहुत बड़ा सूदखोर पठान है, कठोर हृदय का है। कितनी भी करुणाजनक बातें कर ले उसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। 300% ब्याज लेता है, रियायत नहीं देता है और मानवीय गुणों से हीन, यानी हम कहानी का खलनायक इसको कह सकते हैं। अगली कहानी है वापसी। उषा प्रियवंदा जी की है। 1960 में ये आई है। वही कथानक चरित्र चित्रण। कथानक बहुत ही एक रिटायर्ड स्टेशन मास्टर की संवेदनात्मक कहानी है।
अकेलापन जिसमें दिखाया गया है। संक्षिप्त कहानी है, कथा शिल्प में नए प्रयोग किए गए हैं, चमत्कारिक ना होकर नवीन है और सहज और स्वाभाविक है। चरित्र चित्रण है, केंद्रीय पात्र गजाधर बाबू है, परिवार के सदस्य उनकी पत्नी है, पुत्र है, पुत्र वधू है, पुत्री है और पुराना नौकर है। संवाद जो है संक्षिप्त, सजीव, सरल है, कम प्रयोग जरूर हुआ है, कहीं कहीं आवश्यक चीज़ों का भी छोड़ दिया गया है। वातावरण बहुत ही आधुनिक समय का वातावरण दिखाया गया है। सजीव रूप घर है, यानी सजा सजाया घर है। पारिवारिक बंधनों को दिखाया है। पत्नी की किच किच पिच यानी शिकायतें हैं। चहल पहल दिखाई गई है। उद्देश्य जो है इस कहानी का उद्देश्य जीवन की उदासी है, अकेलापन है, ऊब है, उदासी और विषाद है, पारिवारिक कलह है, आधुनिक जीवन है। 33 वर्ष की सेवा करने के बाद भी वापसी में उसने समझा था कि बहुत ही शांति प्रिय और आरामदायक जीवन व्यतीत होगा, लेकिन पूरे परिवार में भी अपने आप को अकेला यह पात्र समझता है। सजीव, सरल, प्रभावशाली, वर्णनात्मक और मनोविश्लेषणात्मक वर्णन इसमें किया गया है। गजाधर बाबू का करैक्टर पूछा जा सकता है। भावुक है, सहनशील व्यक्ति है, स्नेहशील व्यक्ति है, कर्मठ है, कर्तव्यनिष्ठ है, अंतर्मुखी है, अकेला और एकाकी अपने आप को पाता है। अगले निबंध की बात करते हैं। लोभ और प्रीति निबंध है, भावात्मक निबंध है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, चिंतामणि में से ये लिया गया है, विचार प्रदान निबंध है। सबसे पहले लोभ का अर्थ इसमें दिखाया गया है उत्सुकता, अत्यधिक इच्छा, जिसे प्राप्त करने के लिए श्याम दाम दंड भेद लगा दिए जाते हैं। प्रीति लोभ का ही एक छोटा सा रूप माना जाता है। लोभ ही आगे बढ़ के प्रीति में बदल जाता है। इसका एक सकारात्मक रूप ले ले तो नकारात्मक ले तो लोभ है, और इसका सकारात्मक रूप ले तो ये आनंद, प्रेम, खुशी, दया या प्रीति हम इसको कह सकते हैं। लोभ के विविध रूप हो सकते हैं, जैसे किसी चीज़ की प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा, नष्ट हो जाना या दूर न होने की इच्छा, तीव्र संपर्क की तीव्र इच्छा, असंतोष की प्रवृत्ति और अन्य वृत्तियों का दमन करके यह वृत्ति सबसे ज़्यादा हो जाती है, यह लोभ है। प्रीति के विविध रूप है, जैसे व्यक्ति के लिए लोभ होता है तो प्रीति में ही ये बदल जाता है। अगर वस्तु के प्रति हो तो लोभ ही रह जाता है, लेकिन व्यक्ति के प्रति ये प्रीति में बदल जाता है। एकांत भाव, यानी दो भाव चाहते हैं, एकांत भाव और लोक जीवन। संपूर्ण प्रेम का यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी एग्जाम्पल देते हैं, वह सीताराम का एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि सीता राम से प्रेम करती है और राम सीता से प्रेम करते हैं। उनके करुणिक विरह का वर्णन भी उन्होंने किया है। पद्मावत के 9वें सर्ग की बात यहाँ की गई है। रूप लोभ का भी प्रेम किया गया है और प्रीति के एक उत्कृष्ट रूप का भी वर्णन किया गया है, जो कि देश प्रेम में दिखाया गया है। लोभ के कुछ दुष्परिणाम भी इसमें इस विचारात्मक निबंध में दिखाए गए हैं। कौन कौन से हैं? चारित्रिक पतन हो जाता है, ऊंचे पद और अर्थ प्राप्ति का लोभ में ऐसा खो जाता है, व्यक्ति पूरे जीवन को भूल जाता है, वासना का वेग बढ़ जाता है, क्षणिक प्यास जिसकी पूर्ति के लिए मनुष्य, वही मैं पहले बात कर चुकी हूँ कि श्याम दाम दंड भेद की बात करता है, अनैतिक पतन इसमें होता है। लोभ और प्रीति में क्या अंतर है? लोभ जो है सामान्य उन्मुखी होता है, क्वेश्चन किसी प्रकार भी घुमाए आप उसका आंसर दे पाओगे, सामान्य मुखी होता है, और प्रीति विशेष उन्मुखी होती है। लोभ क्या होता है इसका आंसर भी आप दे पाओगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जा सकता है। लोभ जो है वस्तुओं के प्रति होता है और प्रीति जो है व्यक्तियों के प्रति होती है। लोभ में सामान्यतः धन का लोभ माना जाता है, प्रीति में दया, करुणा, इच्छा और प्रेम का आलंबन इत्यादि माने जाते हैं। जो लोभ है वो दुखात्मक होता है और प्रीति दुखात्मक भी हो सकती है और सुखात्मक भी होती है। प्रेम में आलंबन और आश्रय दोनों का सहारा लिया जाता है। समानता की बात करें तो क्या समानता है? दोनों ही मनोविश्लेषणात्मक है, मन से संबंधित है, दोनों ही सात्विक भाव हैं। इनको
जो लोभ है वो सात्विक भाव में ग्रहण किया जाए तो वो प्रीति में बदल जाता है। अगला निबंध है कुटज, जो कि ललित निबंध है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। द्विवेदी जी ने कुटज वृक्ष को, जो कि एक पुष्प वृक्ष है, उसको वीर और अवधूत कहा है। कुटज जो है पुरुष व्यक्तित्व वाला वृक्ष है, शिवालिक की पहाड़ियों में होता है। यहाँ पर इस निबंध के माध्यम से कुटज का रंग, सुगंध, औषधीय गुण, उसके स्वरूप, उसका जीवन संघर्ष, उसकी दुर्जय प्रवृत्ति, उसकी मुस्कुराहट, निरंतर हरा बनने वाली प्रवृत्ति के बारे में बताया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की किसी प्रकार से आप इसमें आंसर दे पाओगे कि कुटज नाम की महत्ता, साहित्य में कुटज शब्द चिंतन, इस प्रकार से पॉइंट बनाकर आप कर सकते हो। इसकी प्रासंगिकता आज भी है क्योंकि पत्थरों में पैदा होता है, परिस्थितियाँ कितनी कठोर हैं फिर भी हमेशा हरा भरा रहता है, चाहे आंधी, चाहे बारिश, चाहे पतझड़, चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी, फिर भी हमेशा मुस्कुराता हुआ ये दिखाई देता है। स्वाभाविक भाषा शैली की बात करें, स्वाभाविक व्यवहारिक भाषा शैली का प्रयोग किया गया है और कुटज की अपराज्य जीवनी शक्ति का प्रयोग किया गया है। स्वाभिमानी और अपराजित अवधूत की भांति उसे दिखाया गया है। उद्देश्य अगर पूछ लिया जाए तो आप दुख सुख से परे दूसरों के लिए जीना, एक योगी की भांति जीना और एक अपराजन, कभी ना हारने वाली शक्ति के रूप में दिखाया गया है। अगला आदि दुनिया का श्रम और भूमंडलीकरण प्रभा खेतान का निबंध है। उपनिवेश में स्त्री मुक्ति कामना की 10 वार्ताओं से लिया गया है। निबंध कला पूछी जा सकती है, बुद्धि तत्व, अनुभूति तत्व, कल्पना, अहम तत्व और शैली तत्व, इस प्रकार से आप आंसर दे पाएंगे। मुख्य बिंदु इसमें है लेखिका अपने व्यक्तित्व और व्यावसायिक अनुभवों के आधार पर समकालीन जो भूमंडलीकरण का दौर चला हुआ है उसमें स्त्री श्रम पर भूमंडलीकरण के प्रभाव का वर्णन करती हैं। वो बताती हैं कि स्त्री श्रमिकों के जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे समस्याएं और भी अधिक बढ़ रही हैं। स्त्री श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए स्वयं स्त्रियों को आगे आने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं। भूमंडलीकरण के कारण स्त्री श्रमिकों की दोहरी समस्याओं का प्रभाव उन्होंने बताया है। लेखिका ने सुझाव दिया कि ऐसे व्यवहारिक ढांचे को अपनाया जाना चाहिए जो वैज्ञानिक तकनीकों पर आधारित और स्त्री श्रमिकों की समस्याओं को भी दूर कर दे। लेखिका ने स्त्री श्रमिकों पर आर्थिक मंदी के दुष्परिणामों का भी स्वाभाविक और यथापरक जो है चित्रण इसमें किया है। बाल बच्चों वाली स्त्री श्रमिकों की विवस्थता, जो प्रौद्योगिकी सीखने में उनकी जो असफलता है इत्यादि पर ध्यान देते हुए प्रबंधक मंडल में जो पुरुष हैं उनको स्थान दे दिया जाता है। बाल बच्चे वाली स्त्रियों को बाहर निकाल दिया जाता है, उन्हें घर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो स्त्री के हितों की रक्षा के लिए एक प्रभावशाली रणनीति का संदेश वो देती हैं। लेखिका कहती हैं कि छोटे शहरों में रहने वाली मध्य वर्गीय माता पिता की नारी शिक्षा की सोच संघर्ष कर रही महिलाओं के प्रयासों का सुंदर वर्णन भी इस निबंध के माध्यम से, इस आलेख के माध्यम से उन्होंने किया है। समूचे समाज के हितों की रक्षा के लिए एक व्यापक आंदोलन की आज ज़रूरत वो मानती हैं। भाषा शैली की बात करें, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और आलोचनात्मक शैली का प्रयोग किया है। कहीं कहीं पारिभाषिक शब्दावलियों के साथ साथ तत्सम शब्दों का प्रयोग भी है। अभिधा शब्द शक्ति है, प्रौढ़, परिमार्जित और साहित्यिक हिंदी का प्रयोग इन्होंने किया है। अगला जो आलेख है वो युद्ध और नारी है, महादेवी वर्मा का है, श्रृंखला की कड़ियों से लिया गया है। लेखिका ने मनुष्य और युद्ध के बीच के संबंधों को उद्घाटित किया है। समय के साथ साथ महादेवी वर्मा की ये रचना है। समय के साथ साथ अनेक सुख सुविधाएं जुटा ली गई हैं, अनेक हथियार बना लिए गए हैं जो अत्यंत ही घातक हैं। युद्ध की प्रवृत्ति और आशंका देखकर स्त्री हमेशा सहम उठती है। लेखिका ने बताया स्त्री की सहज बुद्धि ग्रस्त जीवन को सुंदर और स्वाभाविक बनाने का उसका जो स्वभाव है। लेखिका ने स्त्री और पुरुषों के स्वभाव की तुलना की है वृक्ष और लताओं से, कि पुरुषों का जो स्वभाव होता है वृक्ष की भांति होता है और स्त्रियों का लता की भांति होता है। जो प्रश्न पूछा जाएगा वो निबंध कला से पूछा जाएगा। बुद्धि तत्व, अनुभूति, कल्पना, अहम तत्व और शैली तत्व, पीछे वाले दोनों जो आलेख हैं इनमें यही प्रश्न जो है महत्वपूर्ण बनता है। बुद्धि तत्व के अंतर्गत महादेवी वर्मा ने तर्कशीलता, स्पष्टवादिता, निर्भीकता
प्रखरता, यथार्थता और उग्रता के दर्शन होते हैं। अनुभूति में लेखिका ने पुरुषों की क्रूरता, नारी के आत्मनिवेदन और आधुनिक युग में स्वार्थी पुरुष की युद्ध लिप्सा का वर्णन किया गया है, जो कि अनुभूति तत्व की गरिमा इसमें विद्यमान हमें दिखाई देती हैं। कल्पना तत्व का भी इसमें समावेश है। नारी में न केवल विचारों की ऊंची ऊंची उड़ानें भरी हैं, बल्कि नारी को युद्ध से विमुख बने रहने का भी संदेश इसमें दिया है। अहम तत्व की बात करें तो महादेवी वर्मा का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है इसमें मुखरित हुआ है। शैली बहुत ही रोचक है, आकर्षक है, प्रभाव उत्पन्न करने वाली है। सुंदर वाक्यों का विन्यास है, उचित शब्द चयन है, उत्कृष्ट गद्य का नमूना प्रस्तुत किया है। इसमें पुरुष का जीवन संघर्ष से आरंभ होता है और स्त्री का आत्मसमर्पण से इसकी प्रमुख पंक्तियां हैं। शांतिमय वातावरण में ही स्त्री के गुणों का चरम विकास होता है, ये लेखिका का मानना है। नारी के त्याग, तपस्या, साधना, प्रेम गुणों को सैनिक नहीं देख पाता, क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं होता है। गंभीर विचार और तर्कशील मनोवृत्ति के स्पष्ट दर्शन होते हैं। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको की रिवीजन हो पाई होगी। थैंक्स, धन्यवाद। बने रहिए हिंदी साहित्य कुंज के साथ। बहुत बहुत आभार।